Hello students, welcome back. Welcome to the new chapter, chapter 3, Atoms and Molecules of class 9th, part 1. आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं. चैप्टर 3 को आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं. तो पिछले दो पार्ट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर आपने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर के फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा. चैप्टर 2 जिसमें आपने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, वहाँ पर आपको जो मैटर होता है दो बेसिक जो या मेन पॉइंट है उसमें हम डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, एटम्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, तो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. तो आपको पता है एटम्स इज रिलेटेड विद द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स इज रिलेटेड विद द कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स आर रिलेटेड विद द एलिमेंट्स. ठीक है, इस तरीके से. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट हमने बताया था, एलिमेंट टर्म्स किसने दी थी सबसे पहले. ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते. एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है. कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल होती है. कंपाउंड जो होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट रेशियो, उससे बनते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर या डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो इन ए डेफिनेट रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे हमने वाटर की बात की थी कि वाटर एक कंपाउंड है. वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं जो आपस में कंबाइन किए थे एक डेफिनेट रेशियो में, तभी वाटर फॉर्म हुआ. इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं. कंपाउंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो डेफिनेट है, और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है. दिस आर द प्रॉपर्टीज या दिस आर द, आप कह सकते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए. अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सर नहीं है, क्यों? तो आप यही बताएंगे कि भाई वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक डेफिनेट रेशियो है, और जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हैं. इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, नॉट ए मिक्सर. ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की. जो एटम वर्ड आया और मॉलिक्यूल वर्ड आया वो कैसे आया? ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं जब साइंस नहीं हुआ करती थी. बीसी का मतलब पता है आपको? बिफोर कॉमन इरा. ठीक है, बिफोर कॉमन इरा मतलब जो अब साल चल रहा है उससे और साल पहले. तो 500 बीसी की बात करते हैं, मतलब जो कॉमन इरा आपसे आप कह दो 2500 साल पहले की बात करते हैं. तो इंडिया के अंदर, इन इंडिया एक महर्षि रहते थे, महर्षि कर्नाड. महर्षि कर्नाड क्या होते हैं? उनको इंग्लिश में आप फिलोसफर कह सकते हो, फिलोसफर. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई अगर आप पदार्थ का मतलब होता है मटेरियल इंग्लिश के अंदर, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में उसको नहीं पता तो. ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम किसी भी पदार्थ को, मटेरियल को डिवाइड करते चले जाते हैं, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करते चले जाए, तो एक कंडीशन ऐसी आती है उसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते. तो जिस कंडीशन या जिस पार्टिकल पर जाकर जो मैटर होता है या पदार्थ होता है वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु. ठीक है, परमाणु का इंग्लिश वर्ड होता है एटम. ठीक है, परमाणु बम मीन्स एटम बम. ठीक है, नाम सुना है आपने. तो आगे समझ में, जो महर्षि कर्नाड थे 2500 साल पहले एक हमारे इंडिया के अंदर महर्षि कर्नाड थे. उन्होंने बताया कि अगर हम
किसी भी मैटर को डिवाइड करते चले जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी पहुंचती है कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस कंडीशन पे जो पार्टिकल आपको मिलता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। हिंदी में परमाणु और इंग्लिश में एटम। जो इंग्लिश वाला वर्ड है एटम, ये इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, दैट इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये, और इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है अनडिविजिबल या इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन सेम ईयर, इन द सेम ईयर, दो फिलोसोफर, कौन कौन से, एक आए थे डेमोक्राइटस एंड लूसिपस। दो फिलोसफर थे, इन्होंने भी यही बोला कि अगर हम किसी मैटर को कीप ऑन डिवाइडिंग, मतलब उसको डिवाइड करते चले जाएं तो एक कंडीशन आती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस एटम को इन्होंने नाम दिया एटम, और एटम इज ए ग्रीक वर्ड जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इंडिविजिबल। ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अदर भी चीज़ें हैं कि भाई जब हम एटम्स को पाइल अप करते चले जाते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट को पाइल अप करते चले जाते हैं या उनका केमिकल कॉम्बिनेशन कराते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर आप डिफ्रेंशिएट करते चले गए। एटम्स आपको पता चल गया क्या होता है, परमाणु क्या होता है। परमाणु और एटम एक ही बात है, परमाणु हिंदी में होता है, एटम इंग्लिश में होता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। ठीक है, अणु, अणु किसको बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, परमाणु। तो हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ये भी पता चल गया कि भाई एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि भाई ये बनते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि भाई जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो इसी बात को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, एंटोनियो एल लेवोसियर। एंटोनियो एल लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे आप रोड पर जाते हो तो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो। ठीक है, वैसे ही जब एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो भी कुछ लॉ को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं, इन लॉ को क्या नाम दिया गया, इन लॉस को नाम दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैसे तो ये 6 या 5 और 6 होते हैं, लेकिन 9th क्लास में आपके बुक के अंदर सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन जब अगर आप NTSC की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको 6 के 6 लॉ पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप वो तैयारी करेंगे तब हम आपको सारे बता देंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 लॉ करने हैं। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया क्या होते हैं। किसने दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आइडिया, एंटोनियो एल लेवोसियर ने। ठीक है, आया समझ में आपको। एंटोनियो एल लेवोसियर का जो नाम था, ये चैप्टर काफ़ी लेंथी होने वाला है। इसमें आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे, एंड यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस किसने दिया था ये, एंटोनियो एल लेवोसियर ने दिया था। ठीक है, तो ये लोग क्या कहता है, एलिमेंट्स चाहे वो 2 एलिमेंट है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
जब वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन टूगेदर, दे फॉलो certain laws which are called laws of chemical combination। ठीक है, आया समझ में कि भाई जब एलिमेंट्स, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो वो एक सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, जिन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर, तो आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 लॉज हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक तो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकंड हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या आप कह सकते हो डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन डेफिनेट का मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन रहता है दोनों का, या कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है कि दोनों का जो अमाउंट रहती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब आप कितनी भी अमाउंट ले लो, एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर ही वो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये किसने दिया था? एंटोनियो एल लेवोसियर और लुइस प्राउस्ट ने दिया था। इस लॉ के अंदर ये कहते हैं कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है या केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स आपने पढ़ा है केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जो इनिशियली सब्सटेंस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बाद में आपको नए सब्सटेंस मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी की है 3.1। 3.1 एक्टिविटी में क्या है, इन्होंने X और Y 2 तरीके के कंपाउंड माने हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक हो गया आपका बेरियम क्लोराइड और एक हो गया आपका लेड नाइट्रेट। और यहाँ पर सोडियम सल्फेट और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये आपको एक साथ नहीं लेने हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, X आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें एक टेस्ट क्या है, एक बीकर लिया है उन्होंने, कॉनिकल फ्लास्क लिया है, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर एक कंपाउंड है और यहाँ पर कंपाउंड है, उसके ऊपर उन्होंने कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, कॉर्क है यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर X है, यहाँ पर अगर आपका X है ये, तो ये Y है। तो अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, और अगर आप बेरियम क्लोराइड लेते हैं तो आपको सोडियम सल्फेट लेना पड़ेगा, और अगर आप लेड नाइट्रेट लेते हैं तो आप सोडियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तब इन्होंने बताया है। तो क्या करते हैं, जब आप क्या करेंगे, X ले लिया और Y ले लिया, दोनों के आपने मास नोट कर लिए और फिर उनको ऐड कर दिया। आप क्या करते हैं, हम इसको टिल्ट करके Y को X में मिला देते हैं। तो पहले तो इनका सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे आप इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनना है मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है।
कोर्क हम इसलिए लगाते हैं अगर कोई गैस बनती है तो वो एस्केप ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें हमने कोर्क क्यों लगाया, क्योंकि अगर इस रिएक्शन के अंदर कोई भी केमिकल मीन्स गैस बनती है तो वो बाहर ना निकले। तो फिर क्या होता है, जैसे ही आप इसको करते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो गई। तो एक बार तो हमने इसको पूरे का वेट किया रिएक्शन से पहले, और एक बार हमने वेट किया रिएक्शन के बाद। तो आपने देखा कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है वो उसका जो मास आता है वो सेम आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। जो मास रिएक्शन से पहले था वही मास रिएक्शन के बाद भी है। ठीक है, आया समझ में। आप इनमें से किसी के भी साथ ये रिएक्शन करा सकते, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी और इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroy in a chemical reaction, but it can be converted from one form to another form या from reactant to product. So we can say that mass of reactant is equal to mass of product. ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में ये जो आपकी एक्टिविटी थी 3.1 ये आपको समझ में आ गया क्या एक्टिविटी है इसमें। अगर आप एक्स कॉपर सल्फेट लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसके साथ मिक्स कराएंगे, वहाँ पर आपको वाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा, मीन सॉलिड दिखेगा, रिएक्शन हुई है, लेकिन दोनों का मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम आता है। इसका मतलब जो मास है वो कंजर्व्ड है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहीं पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन की ही बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है ओलंपियाड में, इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई कोर्क क्यों लगाई है, तो आप बताएंगे कि भाई कोर्क इसलिए लगाई है कि अगर इस रिएक्शन में गैस बनती है तो वो एस्केप ना करे। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, ये मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन आगे समझ में। और आप कह सकते हैं दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे समझ में। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आप क्या करते हैं 2s2 प्लस O2 इट विल गिव 2s2O, तो इसका 4 इसका 32। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से अगर इसका सम कितना आता है 36, तो यहाँ पर जो वाटर बना है उसका मास भी कितना आएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया था कि भाई आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है CaO मिलता है और गैस मिलती है CO2। तो आपको 100 ग्राम में से ये मिल जाता है आपको 56। तो इसका कितना मास होता है, इसको x मान लेते हैं। तो हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ये आपको रिटर्न मिलेगी। ये आपको दिया कि भाई ये 100 ग्राम था, ये आपका 56 हुआ, तो जो गैस इवॉल्व हुई है उसका मास कितना है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो 100 इज इक्वल टू 56 प्लस x, या x इज इक्वल टू 100 माइनस 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई एक रिएक्शन ये दी हुई है, इसमें इतना मास इसका, इतना मास इसका है, इतना मास इसका बन गया, ये गैस है, ये इवॉल्व हो गई, तो बताइए इसमें जो इवॉल्व गैस है वो कितनी है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आप बुक के लास्ट में देखेंगे पेज नंबर, जैसे आप बुक में पेज पलटेंगे तो वहाँ पर नीचे की तरफ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें ग्रुप्स के अंदर बता सकते हैं। कीप स्टडिंग, स्टे एट होम। थैंक यू।